वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आई एम ट्यूटर नाज़िश अली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, आज का हमारा टॉपिक है वेटिंग फॉर गॉडो, जो कि सैमुअल बेकेट का ड्रामा है। इसको एज एन एब्सर्ड प्ले हमने डिस्कस करना है। एब्सर्ड के वर्ड से ही हमें पता चलता है कि ये कोई फजूल किस्म का ड्रामा होगा, और ये वाकई में ही फजूल है। इसका ना कोई सर है, ना पाँव है, ना इसके कोई थीम है, ना कोई मॉरल लेसन इससे हमें मिलता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फजूल किस्म का एक वेट हो रहा है, और वेट भी ऐसे इंसान का है जो पता नहीं है भी या नहीं। उसकी ना आइडेंटिटी है, ना कोई पहचान है। वेटिंग फॉर बेकेट इज़ कंसिडर टू बी एन इम्पोर्टेंट फिगर अमॉन्ग द फ्रेंच अब्सर्डिटीज़। अब जितने भी फ्रेंच जो अब्सर्ड प्ले राइटर थे ना, उनके दरमियान जो है ना बेकेट का बड़ा मुकाम है, उसको बड़ी पहचान हासिल है। वेटिंग फॉर गॉडो इज़ वन ऑफ द मास्टर पीसीज ऑफ एब्सर्डिस्ट लिटरेचर। अब जितने भी उसने एब्सर्ड प्ले लिखे हैं ना, उनमें से एक मास्टर पीस जो है वेटिंग फॉर गॉडो भी है। बेकेट कंबाइंस द ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ टाइम। नोशंस कहते हैं कस्टम्स को, रूल्स को। अब उसने जो है ना अपने टाइम के जो नोशन थे, वहाँ के कस्टम थे, वहाँ के ट्रेडिशंस को बयान करने की कोशिश की है। इट अटैक्स टू मेन इंग्रेडिएंट्स द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ टाइम, हैबिट एंड मेमोरी। उसने उस जो मेन दो एलिमेंट डिस्कस किए हैं वो ये किए हैं, हैबिट को और मेमोरी को, कि मतलब कुछ आदतें या कुछ चीज़ें जो है इंसान अपनी वो उसके जहन में बैठी हुई होती हैं तो उस लिहाज से करता है, और कुछ चीज़ें जो है इंसान को आदत होती है करने की। वी फाइंड एस द एस्ट्रागन इन द मेन स्टोरी एंड द पॉजो इन द एपिसोड। अब हमारे जो करेक्टर एस्ट्रागन है ना, वो तो हमें थ्रू आउट द प्ले नज़र आता है। मतलब हर प्ले एक्ट में, हर सीन में जो एस्ट्रागन है ना वो अपेयर होता है, लेकिन जो पॉजो है वो सिर्फ जो है ना एपिसोड वाइज जो आता है और चला जाता है। पर्टिकुलरली वन डे जस्ट लाइक अनदर, द डे वी आर बर्न इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द डे वी शैल डाई। के मतलब हमारी जो है पहचान जो है वो वक्त के साथ साथ जो है चेंज होती रहती है। हम जो पैदा होते हैं तब हम कुछ और होते हैं, हमारी मौत तक हम ज़िंदगी का जो सफ़र करते हैं ना, तब तक हमारी एक नई पहचान बन चुकी होती है। एज इट इज़ वेरी क्लियर फ्राम द वर्ड एब्जर्ड। अब वर्ड एब्जर्ड से ही हमें पता चलता है कि वर्ड एब्जर्ड का मतलब होता है अहमक, बेवकूफ़, फुलिश। डैट इट मीन्स नॉनसेंशियल, समथिंग सिली, फुलिश, रिडिकुलस एंड टॉपसी टर्वी। के ये सारे मीनिंग जो है ना एब्जर्ड से रेलिवेंट हैं। सो अ प्ले हैविंग लूजली कंस्ट्रक्टेड प्लॉट, अनरिकॉग्नाइजेबल करेक्टर्स एंड मेटाफिजिकल थीम मे बी कॉल्ड एन एब्जर्ड प्ले। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा प्ले जिसका जो प्लॉट है वो लूज़ हो, या और उसके जो करेक्टर हो उनकी कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी ना हो, और उसका जो थीम है मेटाफिजिकल हो, मतलब इंसानी समझ बूझ से बाहर हो, तो ऐसे प्ले को एब्सर्ड प्ले कहते हैं। ऑल दिस डिस्कशन अलाउज अस टू कॉल वेटिंग फॉर गॉडो एज एन एब्सर्ड प्ले। अब ये सारी जो बातचीत है हमें इस बात की इजाज़त देती है कि वेटिंग फॉर गॉडो जो है एक एब्सर्ड प्ले है। फॉर नॉट ओनली इट्स प्लॉट इज़ लूज, कि सिर्फ इसका प्लॉट ही लूज नहीं है, बट इट्स करेक्टर्स आर जस्ट मैकेनिकल पुपेट्स, कि इसके जो करेक्टर हैं वो भी जो है कठपुतलियों की तरह जो है कि दूसरों के इशारों पे नाचते हैं। उनको अपनी उनकी ज़िंदगी का कोई रीज़न नहीं है, कोई सबब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। एंड अबव देन ऑल इट्स थीम इज़ अनएक्सप्लेन्ड। और इसके अलावा इससे हमें कोई थीम नहीं मिलता, कोई मॉरल लेसन सीखने को नहीं मिलता। दिस प्ले इज़ एन एब्सर्ड फॉर इट डिवॉइड। डिवॉइड कहते हैं लैक को, कमी को, ऑफ करेक्टराइजेशन, के इसके करेक्टर्स जो हैं उनकी करेक्टराइजेशन उसने बहुत अच्छे तरीके से नहीं की हुई, कि उनकी कोई ना फिजिकल अपीयरेंस को बताया है, ना उनके इंटीरियर मोनोलॉग को बयान किया है राइटर ने। एंड मोटिवेशन, थो करेक्टर्स आर प्रेजेंट बट आर नॉट रिकॉग्नाइजेबल, के उसके करेक्टर मौजूद तो हैं, 4 करेक्टर हमने पढ़े और 5वां जो है वो गॉडो है, लेकिन इनके करेक्टर की कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है। फॉर वट एवर दे इज़ कंसर्न, कि उनका मकसद क्या है। एंड वट एवर दे प्रेजेंट इज़ पर्पजलेस, कि उनका हमें शो क्या करवाना चाह रहे हैं, हमें बताना क्या चाह रहे हैं, उनकी कोई मकसद नहीं है उनके प्रेजेंट होने का प्ले में। As for its dialogue technique is concerned, it is purely absurd as there is no pointed dialogue। कि इसकी जो डायलॉग टेक्निक होती है ना वो भी प्ले का एक बड़ा हिस्सा, लाजमी हिस्सा होती है, लेकिन इसमें कोई भी अच्छे डायलॉग भी यूज़ नहीं किए गए। सो फॉर एज द एक्शन एंड थीम इज़ कंसर्न, इट किसेस द लेवल ऑफ एब्सर्ड। अब उनके एक्शंस को देखा जाए, उनकी हरकत को देखा जाए, क्या करते हैं वो, कि कोई जो है अपनी हैट को पहनता है, उतार है। एक बंदा है वो अपने शूज़ को कभी पहनता है, कभी उतारता है। इस तरह की बस हरकत वो कर रहे हैं, वो कभी जो फांसी लेने की कोशिश करते हैं। It kisses the level of absurd theatre. After the study of the play, we come to know that nothing happens special in the play, nor we observe the significant change in the setting. तो हमें जो है हम इस कंक्लूजन पे आते हैं, हमें ये बात समझ आती है कि इस प्ले में कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ और ना ही कोई सेटिंग में ख़ास चेंजिंग आई है। इसके बाद देखिए नथिंग हैपन्स, नो बॉडी कम्स, नो बॉडी गोज़, इट्स ऑफुल, कि इसमें जो है कुछ भी ख़ास नहीं होता, ना कोई आता है ना कोई जाता है, बिल्कुल बेकार है ये।
द बिगनिंग मिडल एंड एंड ऑफ द प्ले डू नॉट राइज द लेवल ऑफ अ गुड प्ले। कि यानी कोई ड्रामा होता है ना, या तो उसका स्टार्ट जो है ना बहुत अच्छे से लिया जाता है, या फिर उसके मिडल में जाकर कोई क्लाइमैक्स आ जाता है कि सब रीडर जो है वो सब जो ऑडियंस होती है ना वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, या फिर उसका एंड जो होता है ना वो बहुत मार्वलस होता है कि लोग जो है ना उससे इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन इसका ना तो बिगनिंग किसी काम का है, ना मिडल, ना ही एंडिंग। इसके बाद थो इट्स थीम इज़ लॉजिकल एंड रैशनल येट इट इज़ एन ऑफेंसिव। कि इसमें जो है उसका थीम भी जो है बिल्कुल रैशनल है, लॉजिकल नहीं है। मोर ओवर वेटिंग फॉर गॉडो कैन आल्सो बी रिकॉर्डेड एज एन एब्सर्ड प्ले बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पोइटिक थिएटर। इसके अलावा एक और वजह इसको एब्सर्ड कहने की ये है कि पोइटिक थिएटर से ये बहुत अलग थलग है। नीदर इट मेक्स अ कंसिडरेबल यूज़ ऑफ ड्रीम एंड फैंटेसी नॉट डज इट एम्प्लॉय कॉन्शियस पोइटिक लैंग्वेज। के इसकी जो लैंग्वेज वो भी इतनी ख़ास नहीं है, और ना ही इसमें किसी के थॉट्स को, किसी के आइडियाज़ को, किसी के ड्रीम्स को बयान किया गया है। द सिचुएशन ऑलमोस्ट रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द प्ले। कि पूरे ड्रामा में सिचुएशन जो है वो अनचेंज रहती है। पूरे ड्रामा में सिर्फ वेट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। गॉडो रिमेन्स अ मिस्ट्री एंड क्यूरियोसिटी स्टिल होल्ड्स अवे हेयर वी नो डैट एंडलेस वेटिंग सीम्स टू बी ऑब्जर्व्ड। क्या है कि गॉडो जो है वो पूरे ड्रामा में जो है ऑडियंस के लिए क्यूरियोसिटी की अलामत बना हुआ है। जो ऑडियंस है वो उसके बारे में जानना चाहती है, वो उससे मिलना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, लेकिन ड्रामा ख़त्म हो जाता है, गॉडो जो है हमारे सामने नहीं आता, हम गॉडो की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं जान पाते। तो इस वजह से ये प्ले ऑब्जर्व हुआ। Furthermore, Waiting for Godot is an absurd play because there is no female character। और एक फीमेल जो होती है ना वो तो ड्रामा में जान डाल देती है ना, लेकिन इसमें जो है कोई भी फीमेल करैक्टर नहीं है, तो ये भी एक वजह होगी उसके absurd होने की। These two एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर आर ओल्ड एक्वेंटेंसेस बट दे आर नॉट श्योर फॉर देयर आइडेंटिटी। इसके अलावा एस्ट्रागन और जो व्लादिमीर जो दो करैक्टर हैं तो उनकी भी कोई पहचान नहीं है। तो दे ब्रीथ देयर लाइफ इन एन एंडलेस रेन ऑफ ब्लोज दिस थिंग प्रोड्यूसेस नथिंग लेस डैट मेक्स द प्ले अब्सर्ड। कि इसके जो दो मेन करैक्टर हैं, दो प्रोटॉगनिस्ट हैं, उनकी भी ज़िंदगी जो है एक बेमकसद तरीके से चल रही है। वो एक सिर्फ अपना वक्त पास कर रही हैं, अपना टाइम पास कर रही हैं, इसके अलावा उनकी ज़िंदगी का कोई भी रीज़न नहीं है। तो ये भी एक वजह होगी उसके एब्सर्ड होने की। सिमिलरली व्हाट मेक्स द प्ले एब्सर्ड इज़ इट्स एंडिंग। इट्स आएगा कि इसके अलावा इसकी एंडिंग जो है उसकी वजह से भी इसको ऑब्जर्व कहा जा सकता है। वी नो डैट द एंडिंग ऑफ द प्ले इज़ नॉट अ कंक्लूजन इन द यूजुअल सेंस। कि हर ड्रामा जो होता है वो किसी कंक्लूजन पे, किसी हैप्पी एंडिंग पे या किसी जो है सैड एंडिंग पे आके ख़त्म होता है। लेकिन इसके ड्रामा में जो सिचुएशन स्टार्ट में रही थी वही मिडल में रही है और वही एंडिंग में रही है, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया। द वेट कॉन्टीन्यूज़ the human contact remains unsolved, the problem of existence remains meaningless, fertile and purposeless। के जो वेट था अभी तक कंटिन्यू है कि इंसानों जो यानी हम जब ड्रामा देख रहे होते हैं तो हमें उससे कोई ना कोई रिजल्ट चाहिए होता है, कोई ना कोई उसका सोल्यूशन चाहिए होता है कि लेकिन इस ड्रामा ने ह्यूमन जो प्रॉब्लम थी उनका सोल्यूशन नहीं दिया। सो ऑल दीज थिंग मेक द प्ले एन एब्सर्ड प्ले। तो यही वजह है कि इस प्ले को हम एब्सर्ड प्ले कहते हैं। Absurd play express experience and solidity. The time mentioned in Waiting for Godot is related to man's mental condition. Vladimir and Estragon constantly explain the slowness of time passing and do their best to hurry it with their fertile diversion. Estragon, सॉरी ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये जो क्वेश्चन है हमारा इसी यहीं पे ख़त्म हो जाता है एब्सर्ड प्ले पे।